जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस अ डे एक सीरीज लाई जा रही है जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये मैं पॉलिटी से ले रहा हूँ। पॉलिटी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संघीय प्रणाली का जो अनिवार्य विशेषता है वो क्या है वो हमें देखनी है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन सिंगल अथॉरिटी। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमें ऑप्शन से पहले हमारा माइंड में उसको रिकॉल करना चाहिए। जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो मेरी ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपने ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है। आपने ऑप्शन नहीं देखना है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एसेंशियल फीचर फेडरल सिस्टम, यहाँ पर कीवर्ड है हमारा फेडरल सिस्टम, ठीक है। एक सेकंड इसको रिमूव करते हैं। फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है हमें पता है, फेडरल मतलब संघीय संरचना, और फेडरल जो होता है वो ज्यादातर एक डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, राइट। जैसे यहाँ पर 2 सरकारें काम करती हैं, जैसे कि हमें दिखता है केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और कहीं ना कहीं हमें 1992 से तो हमें एक और सरकार दिखती है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जिसे हम ग्रामीण स्तर पे पंचायत कह देते हैं, और जो शहरी स्तर होता है वहां पर हम म्यूनिसिपैलिटी कह देते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि कहीं ना कहीं शक्तियों का वितरण होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, राइट। यहाँ पर ज्यादा सरकारें होती हैं, 2 सरकारें एक साथ काम कर रही होती है, ठीक है, अपने अपने डिवीजन में। जैसे कि हमें स्केड्यूल जो 7 है, जो अनुसूची 7 है, वहां पर शक्तियों का विभाजन दिखता है। अर्थात जैसे एक स्टेट लिस्ट दिखती है, एक सेंट्रल लिस्ट दिखती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट दिखती है। और सेंट्रल लिस्ट में केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में राज्य कानून बनाते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वहां पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। तो जो सेंट्रल लिस्ट है उसका एक उदाहरण है जैसे डिफेंस का जो मुद्दा है वहां पर केवल केंद्र कानून बनाएगा। और वहीं पर अगर मैं राज्य देखूं तो राज्य में अगर मैं पुलिस बोलूं, अगर मैं दिल्ली को छोड़ दूं, अन्य की बात करूं तो जो पुलिस होती है वो राज्य का मुद्दा होती है। और जो मैं शिक्षा अगर मैं बोलूं, जो शिक्षा है, एडुकेशन है, वो एक समवर्ती सूची में आता है, राइट। यानी कि शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जैसे अगर कोई राज्य के कोई यूनिवर्सिटी है, राज्य की कोई यूनिवर्सिटी है, परंतु उसको यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। यूजीसी आप जानते हो केंद्र का है। तो यहां से हमें पता चलता है शिक्षा में कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो यहीं से मैं समझ गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर सिंगल अथॉरिटी तो हो ही नहीं सकता। देखिए अगर मेरे माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहला विकल्प तो नहीं हो सकता। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, ये हो सकता है, तो इसको मैंने सर्कल कर लिया, डिवीजन की बात तो है। दूसरा एब्सोल्यूट पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट पावर मतलब पूरी शक्ति दे देना, एब्सोल्यूट भी नहीं है क्योंकि राज्यों के पास भी तो है। एलिमिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए मेरा राइट आंसर निकल गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं वो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि गलती ना हो जाए, क्योंकि आयोग क्या करता है, क्वेश्चन घुमा देता है, तो हम जल्दबाजी में गलत टिक कराते हैं, राइट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आते ही हमारे मन में आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमें पता है वो आता है पार्ट 5 में, भाग 5 में आता है, अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 में आता है। और कहां से कहां तक उससे अनुच्छेद है हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 to 4 से लेके आर्टिकल 147 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो डील करते हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, राइट। और सुप्रीम कोर्ट जब मेरे को ये दिखता है, और मुझे ये भी पता है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में हमारे पास कुल कितने हैं, 34। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 न्यायाधीश हैं। तो देखिए ऐसे आपका रिकॉल होना चाहिए। अब वहीं से मुझे समझ में आ जाता है कि जो नियुक्ति करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। वैसे ही राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। ये आदान प्रदान हमें दिखता है, राइट। तो सीधे ही मुझे आंसर मिल गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जब सीधा एब्सोल्यूट आंसर मिल गया तो मुझे पता है आंसर ये, ठीक है। आगे देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है आपको बताइए। डिवीजन ऑफ पावर यानी कि जिसे हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। असल में ये राज्य के जो स्टेट होता है उसका ये डिवीजन होता है, परंतु स्टेट तो एक परिकल्पना है, इमेजिनेशन है, उसको वास्तविकता में जो दर्शाता है वो सरकार दर्शाती है। इसलिए सरकार को हम कह देते हैं, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये डिवीजन ऑफ पावर है। अब ये डिवीजन ऑफ पावर कहाँ हमें अच्छी तरह दिखता है, तो अगर हम रिकॉल करें, मैंने एक लेक्चर लिया था आप लोगों का जिसमें मैंने बताया था कि लोकतंत्र में 2 तरह का सिस्टम होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में अपनाई जाती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी भारत में और यूके में अपनाई जाती है। और हमने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट्री में एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हमें एक स्तर तक डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिखता है। क्यों?
क्योंकि जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं एक सांसद भी होता है, अगर केंद्र स्तर की बात की जाए। जैसे उदाहरण प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, वो खुद एक मंत्री भी हैं, मंत्री होने के नाते वो कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं, और वो एक सांसद भी हैं, तो उसके नाते वो एक विधायिका के हिस्सा बन जाते हैं। वहीं मैं यूएसए में जाता हूं तो मुझे दिखता है कि वहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं, वो विधायिका से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, और वहां न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। तो जो प्योर, जो एकदम शुद्ध जो डिवीजन ऑफ पावर दिखता है वो हमें यूएसए में दिखता है, राइट। तो यहाँ पर हम आंसर कहाँ करेंगे कि ये कहाँ दिखता है हमें, पार्लियामेंट्री में नहीं दिखता है, प्रेसिडेंशियल में दिखता है। मैंने कहा ना, दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में तो बिल्कुल नहीं होता है, कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ की तो बात ही नहीं है, ठीक है। संघ और परिसंघ, यूनियन और कॉन्फेडरेशन, इससे संबंधित मैं वीडियो बहुत निकट, मतलब आपके जो भविष्य में जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंशियल। जो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर दिखता है वो कहाँ दिखता है, हमारा यूएसए में, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिखता है, राइट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट डील विद द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, देखिए राइट टू इक्वालिटी से मेरे माइंड में आना चाहिए, ये तो भैया बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की, और फंडामेंटल राइट्स को आपको एकदम माइंड में आना चाहिए, ये मेरे पार्ट 3 में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है। हालांकि जो पार्ट 3 है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 है, परंतु जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल 14 से 32। और जब इनको मैं एक ग्रुप में डालूं तो उस आधार पे मैं कह सकता हूं, जब संविधान बना था तो ये 7 थे, कितने थे, 7। जो राइट टू इक्वालिटी थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, राइट टू प्रॉपर्टी था। इस तरह से इसका हम विभाजन करते थे, जो वर्तमान में अब 6 ही दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में आता था, वो अब हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है, वो अनुच्छेद 300A के द्वारा केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है। यानी कि याद रखेंगे कि वो एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, वो 44वां संशोधन 1978, 44th अमेंडमेंट 1978 से मेरा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो चला गया है अब 300 आर्टिकल 300A में, जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, केवल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यहां से मुझे पता चल गया है कि इक्वेलिटी जो है, इक्वेलिटी बात करती है आर्टिकल 14 से 18 तक, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो ये मेरे माइंड में फीड होना चाहिए। तो यहीं से मुझे इक्वेलिटी से पता चल गया है कि जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, जो समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि भैया ऐसा है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो सरकारी जो सर्विसेज होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, वहां पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो छुआछूत देखी जाती थी समाज में एक दफे, अगर कोई पाया जाएगा तो वो संवैधानिक तौर पर अपराधी होगा। और आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स की, ठीक है। किसी भी तरह का, जैसे होता था ना राजा राम मोहन रॉय, तो राजा वजा की जो उपाधि होती है उसको वर्तमान में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जितने भी आपको दिखते हैं ये समानता लाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए ये मेरे माइंड में आना चाहिए, ये देखते ही कीवर्ड है मेरे माइंड में आना चाहिए। ये तो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, फ्रॉम 36 टिल 51, राइट। जहां पर हमें दिखता है कि ज्यादातर, वैसे संविधान में तो इसको इस तरह से नहीं बताया गया है, परंतु ज्यादातर ये माना जाता है कि ये 3 सिद्धांतों में बटा हुआ है जितने भी अनुच्छेद है। एक है गांधीयन प्रिंसिपल, एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, राइट। जैसे मैं आर्टिकल 40 लूँ जो बात करता है विलेज पंचायत बनाने की, तो वो गांधीयन आइडियोलॉजी है। तो आर्टिकल 40 किससे जुड़ा हुआ है, गांधीयन आइडियोलॉजी से। तो इस तरह का मेरा माइंड रिकॉल होना चाहिए। और डीपीएसपी मैंने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं आंसर क्या है। इंडियन बोरोड फ्रॉम कहाँ से, आयरलैंड से, राइट। तो देखिए इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और उसके पीछे मैंने कॉन्सेप्ट देखा। तो इस तरह की तैयारी आपने करनी होती है कि आपने विकल्प देखने से पहले ही जो पूछा गया है कीवर्ड वो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और देखिएगा, अपने मार्क्स देखिएगा, राइट। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे HCSEE की जो टेस्ट सीरीज है वो गोयला क्लासेस में अवेलेबल है, जो मात्र आपको पड़ेगी केवल 999 रुपये की, और इनकी जो संख्या है वो है 20 टेस्ट, काफी ज्यादा है, राइट। आप इमेजिन कर सकते हैं इतने टेस्ट लाके आप पेपर में बैठेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको, ठीक है। पहले ये फैमिलियर हो जाएंगे और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं रखिए, तो पर्सनली एल से आप इसको जरूर लीजिए, राइट।
आगे देखते हैं, अगर आपको प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए जो आपको मिल रहे हैं, जिन्होंने अभी लॉगिन किया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम एक सीरीज में ध्यान दे रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि रिवीजन के समय अगर आपके नोट्स सिस्टमेटिक ना हो तो आपका रिवीजन अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे मात्र 9,999, और डोंट वरी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज है। इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999, राइट। और जो इसका लेवल है, आप ट्रस्ट में, जो भी आपको लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जो भी इनरोल हो चुके हैं या जो होंगे, ट्रस्ट में इनका जो लेवल है वो एक जो IS लेवल का जो IS का जो लेवल होता है उस तरह के लेक्चर है, यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल बेस आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो कहीं ना आपको दिखेगा कि 50-50 मिनट, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, परंतु हम हॉलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। हॉलिस्टिक मतलब उससे संपूर्ण उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका कवरेज किया जाएगा, और ये देख रहे होंगे इंग्लिश हिंदी में लिखा है, तो इससे आप सही समझ पाए हैं कि आपको 2 लैंग्वेज में ये नोट्स दिए जाते हैं। और लेक्चर्स को भी हमारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल करके, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो। इस तरह से आप देखेंगे सारा का सारा आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, जो पहले 50 जो लोग होंगे जो एनरोल करेंगे AEE के प्रीमियम लेक्चर पे, टेस्ट सीरीज में नहीं कह रहा हूँ, प्रीमियम लेक्चर पे कह रहा हूँ, तो उनको केवल 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो केवल उन्हें पे करना है ओनली 4,999 ओनली। हाउ मच? ओनली 4,999, राइट। तो ये बात आपने याद रखी। ये हमारी एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, और आप मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, राइट। तो ये देखिए हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। ये अचीवमेंट्स आपको इसलिए शेयर किए जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि कहते हैं कि जो आजकल का समाज है उसमें जब आप जो भी प्रयास करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, उसके द्वारा जब आपको अचीवमेंट मिलता है तो आप ज़रूर उसे दिखाइए, क्योंकि कौन आदमी कितना सच्चा है पता नहीं चलता है, पर एक ही तरीका होता है, वो होता है अगर वो साक्ष्य आधारित बातें करता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस बातें करता है। इसलिए न्यायपालिका भी क्या करती है, न्यायपालिका से आप कुछ भी कहिए, कोर्ट से कुछ भी कहिए, कोर्ट मानेगी नहीं जब तक आप उसमें प्रूफ नहीं देंगे। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी है, इसलिए हम ये प्रूफ देते हैं। ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। ये महक मैम जब स्टार्टिंग हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि एक मैम है जिन्होंने यहाँ से कोचिंग लेके वो HCS के द्वारा SDM बनी, फिर भी उन्होंने यहाँ से टेस्ट सीरीज ली, आज वो UPS के थ्रू IPS नियुक्त हो चुकी हैं। तो अगला नंबर आपका होना चाहिए, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए, और डेली अपडेट्स इसमें दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिससे कि क्या करिए, जो आर्टिकल 16 है, देखिए इसको समझाने का तरीका देखिए। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आर्टिकल 16 का आप बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट मेरिट, और इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप अपने आप को अपडेट रखेंगे और लोगों से। तो जब आप अपने आप को अपडेट रखेंगे तो आप क्या करेंगे, मेरिट के टॉप में आ पाएंगे, क्योंकि देखिए पेपर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरिट में आना, राइट। तो ये बात याद रखनी है आपने। ये नंबर आप देख पा रहे होंगे 24/7, जी हाँ बिल्कुल 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं, राइट। तो आप कभी भी फोन करिए, और ऐसा मत सोचिए अगर आप एक बार कोर्स ले लेंगे तो हम अटेंड नहीं करेंगे, राइट। एक हम एजुकेशन इंडस्ट्री चला रहे हैं, और एजुकेशन इंडस्ट्री चलती है भरोसे पे, जबान पे, राइट। तो ये याद रखिएगा, 24/7 आपको सपोर्ट दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो भी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करने होते क्वेश्चन, आपको पसंद आया होगा। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।